ये जगह दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस जगह की कहानी इसकी खूबसूरती से कई गुना ज्यादा खौफनाक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चियों का रेप किया गया है। इस जगह का नाम है एप्स्टीन आइलैंड। 75 एकड़ में फैला ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है। इस आइलैंड से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़े पॉलिटिशियंस और अमीरों के नाम जुड़े हैं, जैसे बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स और भी ना जाने बहुत से लोग। जहाँ ये लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे काम करते थे जिनके बारे में सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन सब के पीछे एक ऐसा हैवान छिपा हुआ था जिसे आज पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन के नाम से जानती है। आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? क्या है एप्स्टीन आइलैंड की कहानी और क्या है ये एप्स्टीन फाइल? आइए समझते हैं इस वीडियो में केबीसी सीजन 25 के विनर के साथ। नमस्कार, मैं केबीसी विनर मिथिलेश कुमार। तो आइए जानते हैं आज एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन आइलैंड के बारे में। एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन आइलैंड के बारे में जानने से पहले हमें उस मास्टरमाइंड के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से। 1953 में पैदा हुआ जेफरी एप्स्टीन कोई अमीर खानदान में पैदा नहीं हुआ था। उसके पिता एक गार्डनर थे। जेफरी का माइंड बहुत ही शार्प था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसने बीच में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया और यही से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। बिना डिग्री के उसने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े स्कूल में, द डल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई, जो वहाँ से अमीर के बच्चों को पढ़ाता था। और 1980 तक आते आते जेफरी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। उसका बस सिंपल सा ही फंडा था। वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता था जिसके पास $1 बिलियन की संपत्ति होती थी। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट बना लेस्ली वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का मालिक था। कहा जाता है कि एप्स्टीन ने वेक्सनर का पैसा और दिमाग दोनों कंट्रोल कर लिया था। उसने वेक्सनर के पैसों से न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा मेंशन खरीदा, प्राइवेट जेट्स खरीदे। एप्स्टीन का टैलेंट पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को कलेक्ट करना था। साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन, ये सब उनके जाल में फंसते चले गए। वो उन्हें दिखाता था कि वो कितना पावरफुल है और बदले में उनका सीक्रेट रिकॉर्ड रखता था। वो बाहर से एक फ्लेम्बॉयंट बिलियनर था, लेकिन अंदर से एक बहुत ही बड़ा दरिंदा। इतना बड़ा दरिंदा कि उसने एक पिरामिड स्कीम बना दिया था, पैसों का नहीं, लड़कियों का। वो मासूम लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाता था और फिर उनका शोषण करता था। ये काम उसने अकेले नहीं किया। इस काम को अंजाम देने में उसकी गर्लफ्रेंड जी मैक्सवेल भी शामिल थी। 2005 से पहले एप्स्टीन की लाइफ बहुत ही मस्त चल रही थी, लेकिन मार्च 2005 में पाम बीच पुलिस को एक फोन कॉल आता है। ये कॉल किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि एक सौतेले पिता ने किया था। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की बेटी को एक बड़े आदमी अपने घर पे बुलाता है मसाज के लिए, लेकिन मसाज के बजाय वो मेरी बेटी के साथ शोषण करता है। और जब उस बच्ची के बाप से पुलिस पूछताछ करती है तो वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, जेफरी एप्स्टीन। और यहीं से जेफरी एप्स्टीन की उल्टी गिनती शुरू होती है। जेफरी के खिलाफ ये पहला कंप्लेन था, लेकिन आगे जाकर ये कंप्लेन इतना बड़ा बन जाएगा इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। आमतौर पर ऐसे मामलों को अमीर लोग जल्दी दबा देते हैं, लेकिन पाम बीच के पुलिस चीफ माइकल रिटर ने इस कंप्लेन को सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पुलिस चुपके से जेफरी के घर के बाहर का कचरा उठा लाती है और उस कचरे को जब चेक करती है तो उन्हें हैरान कर देने वाली चीजें मिलती हैं। लड़कियों के नाम, फोन नंबर्स, नोट्स और कुछ ऐसी चीजें जो साबित करती है कि वहाँ लड़कियां आती थी। और इन्हीं सबूतों के दम पर पुलिस ने एप्स्टीन के घर का सर्च वारंट निकाला। और जब पुलिस घर के अंदर गई तो वहाँ का नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। पुलिस को वहाँ कंप्यूटर्स, फोटोज और सबसे इम्पोर्टेंट एक ब्लैक बुक मिली जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम और नंबर्स थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये किसी एक लड़की का मामला नहीं बल्कि ये एक पिरामिड स्कीम है, जहां एप्स्टीन किसी एक लड़की को बुलाता और उसे पैसे देता और फिर कहता कि अगर तुम किसी अपनी 2 फ्रेंड को बुलाओगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। पुलिस ने अपना काम बाखूबी निभाया। जेफरी एप्स्टीन को लाइफ टाइम जेल भेजने के लिए पुलिस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, लेकिन फिर एंट्री हुई पॉलिटिक्स की। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन किया। ऑन पेपर एप्स्टीन को 18 महीने जेल में रहना था, लेकिन पैसा, पावर और पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण वो सिर्फ 13 महीने जेल में रहते हैं, जिसमें वो पूरे दिन भर बाहर ही रहते थे 12 घंटों के लिए। और इन सब में उसकी मदद करने वाला था एलेक्जेंडर अकोस्टा। उस वक्त वो पहले कंप्लेन करने वाले पिता और बाकी विक्टिम्स को लगा कि वो हार गए। उन्हें लगा कि इंसाफ मर चुका है। लेकिन मियामी फ्लोरिडा के एक छोटे से न्यूज़पेपर ऑफिस में एक फीमेल जर्नलिस्ट जो अब भी शांत नहीं बैठी थी, जूली के ब्राउन,
2008 में एप्स्टीन केस बंद हो चुकी थी, सब इसे भूल गए थे, लेकिन जूली ने डिसाइड किया कि वो इस केस के जड़ तक जाएगी और विक्टिम्स को इंसाफ दिला कर रहेगी। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने एलेक्जेंडर अकोस्टा को अपना लेबर सेक्रेटरी चुना। ये वही अकोस्टा था जिसने 2008 में एप्स्टीन को वो सीक्रेट डील दिलाई थी जिसके वजह से लाइफ टाइम होने वाली सजा सिर्फ 18 महीने में बदल गई थी। जूली को लगा एक ऐसा आदमी जिसने सेक्स ऑफेंडर को बचाया वो देश का लेबर सेक्रेटरी कैसे बन सकता है, और यहीं से उनकी रिसर्च शुरू हुई। जूली ने सबसे पहले कोर्ट रिकॉर्ड्स निकलवाई, दिन रात एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। उन्होंने ढूंढा वो नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट और पाया कि ये डॉक्यूमेंट तो इलीगल था, क्योंकि फेडरल लॉ के हिसाब से विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताना जरूरी था, जो अकोस्टा ने नहीं किया था। जूली के लिए प्रॉब्लम ये था कि 10 साल बीत चुके थे, विक्टिम डरी हुई थी, कुछ तो गायब हो गई थी और कुछ ने तो अपनी पहचान बदल ली थी। लेकिन जूली ने हार नहीं मानी। वो फ्लोरिडा के सबसे गरीब इलाकों से लेकर टेलर पार्क तक गई और लोगों के दरवाजे खटखटाए। धीरे धीरे एक के बाद एक और इस तरह से 80 से ज्यादा विक्टिम्स ने जूली से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे जेफरी और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने उनका शोषण किया था। नवंबर 2018 में जूली ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। टाइटल था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। इसने बताया कि कैसे अकोस्टा ने एप्स्टीन को बचाया, विक्टिम्स बचिया थी और एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था। इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद लोगों का कहना था कि एप्स्टीन के खिलाफ एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि FBI को इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा और सिर्फ 8 महीने बाद 6 जुलाई 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है FBI के द्वारा, और इस बार 45 साल की सजा सुनाई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एलेक्जेंडर अकोस्टा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया। जेल में आए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि 23 जुलाई को पहला हादसा हुआ। एप्स्टीन अपने सेल में जमीन पर पड़ा मिला, उसके गले पर निशान था। उस वक्त उसका सेलमेट था निकोलस टॉर्टोग्लियन, एक एक्स कॉप जीपर जिस पर 4 मर्डर का आरोप लगा था। एप्स्टीन का कहना था कि निकोलस ने उस पर हमला किया, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इसे सुसाइड अटेम्प्ट माना और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर डाल दिया। लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद 29 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटाकर एक अलग सेल में भेज दिया जाता है और 10 अगस्त को जेफरी एप्स्टीन की मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर का कहना था कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया है। एप्स्टीन तो मरकर चला गया था, लेकिन अपने मौत के साथ छोड़ गया एक सवाल, क्या उसने सच में सुसाइड किया था या फिर कुछ और ही मसला था। लोगों का मानना है कि उसे मारा गया, और लोगों का ऐसा मानना कहीं न कहीं बिल्कुल सही था, क्योंकि घटना वाली रात वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था और न ही CCTV कैमरा काम कर रहा था। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 कैमरा था और दोनों का एक ही दिन खराब हो जाना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं लगता है। मानो जैसे बड़ा राज छुपाने के लिए ये सब किया गया ताकि पावरफुल लोगों के नाम सामने न आए। यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं बल्कि बिल क्लिंटन ने उसे मरवाया, क्योंकि बिल क्लिंटन से जुड़ी उसके पास कई सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एप्स्टीन तो मरकर चला गया था, लेकिन छोड़ गया था एप्स्टीन आइलैंड और एप्स्टीन फाइल, जिसमें दुनिया के कुछ अमीर और कुछ बड़े पॉलिटिशियन के राज छुपे थे। एप्स्टीन के मरते ही FBI ने उसके मनहाटन वाले घर पर रेड मारी और वहाँ उन्हें ढेर सारे हार्ड ड्राइव्स, डायमंड्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक ब्लैक बुक मिली। इस बुक में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के फोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो औरत जो एप्स्टीन को लड़कियां सप्लाई करती थी वो कहाँ थी। जुलाई 2020 में FBI ने उसे न्यू हैम्पशायर के एक आइसोलेटेड जंगल वाले घर में ढूंढ निकाला। उसके अरेस्ट ने दुनिया को एक उम्मीद दी कि शायद अब बड़े नाम सामने आ जाएंगे। मैक्सवेल को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन लिस्ट अब भी कोर्ट के ऑर्डर के पीछे लॉक थी। इस केस में हजारों पेजेस थे, जिसमें विक्टिम्स की गवाही, फ्लैट लॉग्स और एप्स्टीन के एसोसिएट के नाम थे, जिसे कोर्ट ने प्राइवेसी के लिए कोडवर्ड दे दिया था, जिसके वजह से मीडिया और विक्टिम्स ने सालों तक फाइट किया कि इन नेम्स को अनसील किया जाए और एप्स्टीन फाइल को पब्लिक किया जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की बात हर जगह करता था, अब वही एप्स्टीन फाइल को बोरिंग मुद्दा बता रहा, क्योंकि ट्रंप को अच्छे से पता था अगर एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तो उसकी भी लंका लग जाएगी, क्योंकि ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी, इतनी गहरी कि एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड ट्रंप को सौंप देता था मौज करने के लिए। इसी दोस्ती की वजह से लोगों का शक और बढ़ गया कि ट्रंप भी तो नहीं, और इस वजह से यूएस गवर्नमेंट पर लोगों का प्रेशर और बढ़ने लगा एप्स्टीन फाइल को लेकर। प्रेशर की वजह से 9 जनवरी 2024 को यूएस जज लोरेटा प्रेस्का के ऑर्डर के बाद लगभग 900 से ज्यादा पेजेस रिलीज किए गए।
डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर भूचाल आ गया। इस फाइल में बिल क्लिंटन, ट्रम्प, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोगों का जिक्र था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी को किसी तरह की सजा नहीं हुई। बस प्रिंस एंड्रयू से उसकी प्रिंस की उपाधि छीन ली गई और करीब उसे 125 करोड़ देने पड़े। पूरे मामले का कंक्लूजन ये हुआ कि आम जनता के हाथ सिर्फ शक और कंस्पिरेसी थ्योरी लगी, इंसाफ नहीं। लेकिन लोगों के दिलों में लगी हुई आग अब भी शांत नहीं हुई थी। उनका मानना ये था कि अब भी हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। गवाहों का कहना ये भी था कि एप्स्टीन अपने कमरे में हिडन कैमरा छुपा के रखता था। जब FBI रेड करने गई तो हार्ड ड्राइव्स और टिप्स कहाँ गए? पब्लिक प्रेशर इतना था कि नवंबर 2025 में US कांग्रेस में एक बिल लाया गया जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 30 दिन के अंदर जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन के सभी फाइल्स को पब्लिक किए जाए। इस बिल के बाद 19 दिसंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स के कुछ पेजेस रिलीज किए गए और फिर 23 दिसंबर को 30,000 पेजेस रिलीज हुआ। लोगों को लग रहा था कि अब बिल क्लिंटन नहीं बचेगा, लेकिन जब उन्होंने फाइल्स को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिला। फाइल्स में बहुत सारे जगहों पर ब्लैक मार्क्स से कुछ छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों ने जब इसे अच्छे से डिकोड किया तो ट्रम्प का नाम सबसे ज्यादा पाया। यहाँ तक कि ट्रम्प को उन बच्चियों के बारे में सब कुछ पता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ने एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल से ये सब बंद करने को भी कहा था। ट्रम्प को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब भी लाखों पेजेस रिलीज होना बाकी था। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना था कि हम इन्हें कुछ हफ्तों में पब्लिक कर देंगे और ठीक कुछ हफ्ते बाद जनवरी 2026 में 30 लाख से ज्यादा पेजेस और हजारों फोटोज एंड वीडियोज रिलीज किया गया। फाइल्स के रिलीज होने के बाद लोगों के सामने वो काला सच आया जिसकी लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। इस फाइल में 150 से ज्यादा लोगों के नाम थे, जिसमें पॉलिटिशियन से लेकर साइंटिस्ट और बिलियनर सभी शामिल थे। इस फाइल के अकॉर्डिंग ये लोग एप्स्टीन आइलैंड पर वो काम कर रहे थे जिसकी आम इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। पहले ये लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया करते थे और बाद में उनमें से कई बच्चियों को मारकर खा लिया करते थे। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से बिल गेट्स को एक सेक्सुअल डिसीज भी हुआ, जहां वो अपनी वाइफ से छुपकर मेडिसिन लिया करता था। और जब उनकी वाइफ को ये सभी बात पता चली तो उसने बिल गेट्स से डिवोर्स ले लिया। यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया, जहाँ ये क्लियर लिखा हुआ है कि 2017 में नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प को खुश करने के लिए इजराइल में डांस किया था। हालांकि नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन आइलैंड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के बारे में मोदी जी को पता जरूर था। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इतना सब कुछ सामने आ जाने के बाद भी अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं जिन पर ये सभी आरोप लगे हैं। तो सवाल ये है कि क्या एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने का मकसद सिर्फ आम पब्लिक को शॉक देना था, और नहीं तो वो लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।